हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए समझते हैं अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जो एस्पिरेंट्स एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उसको अप्रोच कैसे करें, उसको होलिस्टिकली समझे कैसे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो पूरा एग्ज़ाम है वो आपका सिलेबस के हिसाब से हमें कैसे पढ़ना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे कवर करने होते हैं, और आपके डिफरेंट स्टडी मटेरियल हमें कैसे चूज़ करने होते हैं। तो उसके लिए आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उन सभी चीज़ों को मैं इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला तो ये आ जाता है कि हमें जो हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो कैसे हमें मिला है। तो जो डिफरेंट एस्पिरेंट है उनका डिफरेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रह सकता है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से किसी को इंस्पिरेशन मिल सकता है या मोटिवेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी आईएएस ऑफिसर ने स्कूल अटेंड किया था, आईपीएस ऑफिसर ने स्कूल अटेंड किया था, या फिर टीचर ने अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बताया था। वो चाहे आपके स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। देन आपके फैमिली से भी आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट है, या फिर किसी की ये आपकी मंशा रही है कि जो हमारे जो डॉटर एंड सन है वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें। तो उसके लिए एक फैमिली से भी हमें अनुप्रेरणा मिलती है। फिर आ गया हमारा जो फ्रेंड सर्कल है। तो फ्रेंड सर्कल से भी हमें क्या है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमारी क्वालिटी को जान सकते हैं, और वो भी हमें क्या करते हैं, डिफरेंट समय पे मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा अलग एक सोर्स हो गया आपका मूवी। आपने कोई मूवी देखा, फॉर एग्जांपल सिंघम देखा हो, या फिर दबंग देख लिया हो, या फिर ऐसी कोई मूवी जिसमें आपको सिविल सर्विसेज का जो रोल है वो दिखाया गया है कि कैसे आपके जो सिविल सर्विसेज है वो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकती है सोसाइटी में सर्व करने के लिए। नेक्स्ट, कोई रोल मॉडल रहा हो, जैसे आपके किरण बेदी जी हो, या फिर संजुक्ता पोरासर जी हो, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग पैम जी हो। तो जो डिफरेंट हमारे क्या है रोल मॉडल रहते हैं लाइफ में, तो वो भी हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इसके अलावा भी क्या हो सकता है, एनी अदर फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपके इंस्पिरेशन का, वो है इनर कॉलिंग। क्या आपके मन से ये आपको कॉलिंग आ रही है कि हाँ, मैं सिविल सर्विसेज के लिए फ़िट हूँ। तो मैं मानता हूँ कि जो इनर कॉलिंग है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, कि आप अपने आप को फ़िट मानते हैं। अगर इनर कॉलिंग है, आप अपने आप को फ़िट मानते हैं, तो ऑब्वियसली आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। आप साइंस से हो, या फिर आर्ट्स से हो, या फिर कॉमर्स से हो, बस आपको ग्रेजुएट होना है। आप एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं। और इसमें आपका परसेंटेज, आपका जो आपका ज़्यादा मेरिटोरियस होना, ये सभी चीज़ें इतने मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर इनर कॉलिंग है, आपने ग्रेजुएशन की है, और उसके बाद आप अच्छी तरह से जो भी सिलेबस है उसको समझ पाते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ पाते हैं, अच्छी तरह से फाउंडेशनल लर्निंग लेते हैं, तो आप सिविल सर्विस क्लियर कर सकते हैं। अभी एस्पिरेंट्स के मन में क्या होता है, डिफरेंट तरह का डाउट होता है, लॉट्स ऑफ डाउट्स रहते हैं। उसमें पहला हो जाता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड दी एग्जाम पैटर्न। तो पूरा एग्जाम पैटर्न को पहले हम समझे क्या, कैसे, वैसा एक डाउट रहता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीएसई एज पर दिस सिलेबस। तो सिलेबस के मुताबिक हम कैसे पढ़ें। अगर सिलेबस समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपके रीडिंग मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल्स को लेके डाउट रहता है। फिर जब आपका रीडिंग मटेरियल भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डाउट रहता है कि करंट जो हैपनिंग्स है या फिर जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे टेकल करें। फिर डाउट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो तीनों के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या पहले प्री के लिए पढ़े, या फिर मेंस के लिए, या फिर इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे डाउट्स रहते हैं। तो एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, टोटली कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं इन सभी डाउट्स को लेके। तो ये कॉमन डाउट्स है एस्पिरेंट्स के।
तो इसको मैं एक एक करके टेकल करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके जो ये डाउट्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे जब आप पूरा एग्ज़ाम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो उससे पहले हमें समझना ज़रूरी होता है, पहला चीज़ जो है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, तो कॉमनली हम इसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेजेस में अगर आप देखें तो 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। पहला तो प्रीलिम्स होता है, जो आपका ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है मेंस लिखने के लिए। तो प्री के बाद जब प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद हम मेंस अपेयर करते हैं, और मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू और मेंस दोनों का मार्क्स जब हमारे जो थ्रेशोल्ड होता है उसमें आ जाता है तो हम सर्विस हमें मिल जाता है, जो फाइनल लिस्ट है उसमें हमारी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये 3 स्टेज समझने के बाद जो एस्पिरेंट्स है वो गलती कहाँ करते हैं कि आपके बिंज वॉचिंग करने लग जाता है। जैसे कोई भी इंटरव्यू का वीडियो देख लिया, उसके बाद मोटिवेटेड हो गए, ओके, फिर जब प्रीलिम्स आया तो फॉर्म फिलअप किया, प्री के लिए पढ़ने लग गए। मतलब एक जो सिस्टमैटिक स्टडी होता है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें जो समझ है उसमें थोड़ी गड़बड़ रहती है। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो हमें ना तो इंटरव्यू के लिए और ना प्रीलिम्स के लिए फोकस करके पढ़ना है, हमें जो हमारा प्रिपरेशन है उसको मेंस ओरिएंटेड रखना है। तो अभी मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट बताऊंगा कितने पेपर होते हैं। तो उन पेपर्स, जितने भी पेपर है और जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनको मेंस के लिहाज से पढ़ना चाहिए। तो जब हम मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तो हमारा प्री और इंटरव्यू के लिए हमें टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम का जो तीनों स्टेज है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है मेंस का स्टेज। तो हम जो मेंस के लिए जब पढ़ेंगे पूरी चीज़ें हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, फ्रॉम एकदम स्क्रैच, ओके, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, तो हमारा प्री भी हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए भी टेंशन नहीं रहेगा। तो अभी इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम प्री के लिए अपेयर होते हैं तो उससे पहले हमें इंश्योर करना है कि हमारा मेंस के लिए जो प्रिपरेशन है वो रेडी है। तो इसीलिए मैंने लिखा इसमें मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो मेंस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। और आपको पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर अपेयरिंग मेंस, बिफोर अपेयरिंग प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स से पहले आपको पूरा फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग है उसको डेवलप करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करना आपको सीखना पड़ेगा। तब जाके क्या है, आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज आप आसानी से पार कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है। तो जब प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, एक आपका मॉर्निंग में और एक आपका आफ्टरनून में। तो इसमें 2 पेपर में पहला होता है आपका जनरल पेपर, जिसमें 100 एमसीक्यू रहती है इंटू 2 करके, मतलब टोटल जो मार्क्स होता है वो 200 होता है, और इसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी कट ऑफ कितना रहता है ये डिपेंड करता है कि कितना पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है, और जो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है उसके ऊपर आपका अ, जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। तो इसको आप मॉर्निंग में अपेयर करने के बाद आफ्टरनून में सी सेट का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपके 80 एमसीक्यूज़ रहेंगे इंटू 2.5 करके, जो आपका टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स। तो इसमें हमें कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, 33%, लगभग 67 मार्क्स हमें इसमें सिक्योर करने होंगे। और अगर हमने 67 से कम सिक्योर किया तो जो आपका जनरल पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, सी सेट में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अभी सी सेट में आपका क्या है, मेन 3 कंपोनेंट इसमें पूछा जाता है। पहला आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन, दूसरा रीजनिंग और तीसरा मैथ्स। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, आप जिसमें ज़्यादा स्ट्रांग है उसको अच्छा से प्रिपेयर करना है, और जिसमें आप थोड़ा वीक है उसमें भी आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि आप क्या कर सके, एटलीस्ट
जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको सिक्योर कर सके, जो कि है लगभग 67। अभी चलते हैं मेंस की ओर। तो आपका प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस अपेयर करना होगा। और अभी ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने जीएस के साथ इसको लिंक किया है मेंस को, जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है, तो अभी मेंस के लिए जो भी पेपर आप पढ़ेंगे ना, वही सभी चीज़ों में से आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि बिफोर प्रीलिम्स जब फॉर्म फिलअप हो जाता है उसके बाद आपके जो 2-2.5 महीने बचते हैं, उस 2-2.5 महीने में आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ों को रिवाइज करना है। फैक्ट पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यूपीएससी का है तो यूपीएससी का देखना होगा, स्टेट पीसीएस का है तो आप स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी का भी पास्ट ईयर पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगी, प्रीलिम्स क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी चलते हैं मेंस की ओर। तो मेंस में अभी जो एपीएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीसीएस आसाम का, उसमें आपका 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है, 250 मार्क्स रहता है ईच पेपर। तो उसमें टोटल मार्क्स हो जाता है आपका 1500। और यूपीएससी में टोटल 7 पेपर होते हैं और टोटल मार्क्स हो जाता है 1750 मार्क्स। और जब मेंस क्लियर हो जाता है तब आप इंटरव्यू को जाते हैं, और इंटरव्यू में जो एपीएससी है उसमें 180 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। पहले 275 होता था, लेकिन इसको अभी घटा के 180 कर दिया गया है। और यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। तो अभी अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लिंक करके दिखाया कि प्रीलिम्स का जीएस पेपर और मेंस में जो पेपर है प्लस इंटरव्यू, ये तीनों आपको हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं देखना है कि प्रीलिम्स के लिए अलग प्रिपरेशन, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग, नहीं होता है। आप इंटीग्रेटेडली पढ़िएगा। मेंस के लिए मेनली पढ़ना होता है, जैसे यही लिखा है मैंने कि मेंस रेडी रहना है आपका बिफोर प्रीलिम्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आपके प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, तो तीनों ही स्टेजेस के लिए आपको क्या ज़रूरी है, जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसको समझना ज़रूरी रहता है। तो अभी जो भी पेपर है उसको हम पेपर 1-2 प्लस जीएस के हिसाब से देखेंगे, जो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उसी का मैंने इसमें क्या किया है, समराइज वर्जन आपको दिया है, ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ सकें। तो जो पेपर 1 होता है, ये आपके यूपीएससी में भी होता है और आसाम के स्टेट पीसीएस एपीएससी में भी होता है। और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में भी क्या है, लगभग सेम ही पैटर्न देखा जाता है। आप अपने स्टेट पीसीएस के हिसाब से, जैसे आप बीपीएससी के कोई अगर वीडियो देख रहा है, तो अगर एमपीपीएससी का कोई देख रहा है तो उस हिसाब से आप देखिएगा, लेकिन ओवरऑल जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो तो आपका कन्वर्ज होता ही है। तो पेपर जो 1 है वो ऐसे है, लेकिन ऐसे के लिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा से कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आप जब डिफरेंट जो जीएस पेपर है उसमें जब एक बार आप मास्टर कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट फैक्ट समझ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एनफ कंटेंट हो जाएगा टू राइट अ गुड ऐसे। जबकि आपके यूपीएससी में, एपीएससी में 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो 4-4 ऐसे रहते हैं दोनों सेक्शन में। तो 4-4 ऐसे में से आपको एक एक ऐसे चुनना होता है, और आप आसानी से उस ऐसे को लिख पाएंगे अगर आपने बाकी जीएस पेपर की पढ़ाई अच्छे से की है तो। इसीलिए ऐसे के लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं होता है हमें। बस ध्यान रखिएगा कि ऐसे का राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं। जब आप प्रीलिम्स दे के आ जाएंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि आप क्लियर करने वाले हैं, तब आप क्या करिएगा कि ऐसे के लिए ऐसे लिखना चालू कर दीजिएगा, और बाकी जो भी जीएस पेपर है उसके भी आंसर राइटिंग आपको करनी होंगी। तो अभी आते हैं पेपर 2। पेपर 2 है लेकिन जीएस पेपर 1 है, जनरल स्टडीज़ 1 है। और ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज़ कहा गया है। ओके, आपको सभी चीज़ें क्या है, साधारण तरीके से पढ़नी है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल करना है, कोई भी टॉपिक हो उसको आप जनरल पार्लेंस में ही उसको देखना आपको ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जनरल नेचर का पूछा जाएगा। ओके, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ओके, आपका व्यू जानने का कोशिश किया जाता है कि आप प्रॉब्लम्स आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, उसका सल्यूशन पूछा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली है वो सभी पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को देखना होता है, एकदम जनरल सेंस में। ओके, तो इसीलिए पेपर का नाम ही है जीएस पेपर। तो जीएस पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना होता है, तो मैंने
एक मोटा मोटी सब्जेक्ट के हिसाब से निकाला है चीज़ों को कि पहला तो हो गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, देन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी रहता है। और ध्यान रखिएगा, कोई कहेगा कि आपको मिडिएवल हिस्ट्री इतना ज़रूरी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको ओवरऑल जो नॉलेज है हिस्ट्री का उसको रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाएगा, तभी आपको चीज़ें लिंक करके लिखने का जो आर्ट है वो जानना पड़ेगा। ओके, और वो आप मास्टर कर लेंगे जब सभी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। तो अभी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, एंशियंट से मिडिएवल का लिंक है, मिडिएवल से मॉडर्न का लिंक है, मॉडर्न से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का लिंक है। ओके, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो तो कंटिन्यूअसली चली आ रही है। ओके, जो भी इवेंट है तो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। बस सहूलियत के लिए, पढ़ाई के सहूलियत के लिए इनको डिफरेंट एजेस में बांट दिया गया है या फिर डिफरेंट सेगमेंट में बांटा गया है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, पहले हर कहीं से स्टार्ट नहीं करना है, आप एंशियंट मिडिएवल एक सीक्वेंस में ही जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब अभी कैसे ज़रूरी है ये, क्यों ज़रूरी है ये हिस्ट्री पढ़ना, तो एंशियंट मिडिएवल मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा तो आप आर्ट एंड कल्चर का समझ लीजिए, एंशियंट पढ़ा था, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा था, लेकिन मेडिएवल पीरियड से कोई आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया तो वो उसको आप कैसे कवर करेंगे? ओके, और अगर आप एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कवर कर लेते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, सब्जेक्ट को आपका एक सीक्वेंस में पढ़ना है और लिंक करते हुए जाना है। ओके, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जो वर्ल्ड की डिफरेंट हिस्टोरिकल आपके इंसिडेंट्स है उसका क्या कनेक्शन है इंडिया के साथ, वो जानने में आपको आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है, फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फिर आपका रशियन रेवोल्यूशन है, तो उनका असर आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो अभी बिना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े आप क्या नहीं समझ पाएंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कैसे इम्पैक्ट किया था वर्ल्ड के जो डिफरेंट आपके इवेंट्स थे, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है और उसको लिंक करना है विथ इंडियन इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी मैंने इसमें एक सीक्वेंस वाइज ही बना के दिया है। पहला पढ़ना होता है हमें फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और उसी के साइड बाय साइड आपको मैपिंग भी करनी होती है कि डिफरेंट आपको जो लोकेशन है आपका, स्पेशली दो मैप आपको देखना होता है, एक फिजिकल मैप डिफरेंट जगहों का लोकेशन, वो चाहे आपका रिवर हो या फिर आपके कोई माउंटेन रेंज हो, वोल्केनो हो, तो वो मैपिंग के ज़रिए आप देख सकेंगे। और पॉलिटिकल मैपिंग के ज़रिए आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, एक सीक्वेंस में ही पढ़ना है। आप सीधा अगर इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे तो इंडियन जो ज्योग्राफिकल आपके फीचर्स है वो आप समझ नहीं पाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल ज्योग्राफी इन जनरल। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको इन जनरली पहले समझना होगा, उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा, उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तभी आप समझ पाएंगे कि ह्यूमन का एक पर्टिकुलर एरिया में सेटलमेंट ज़्यादा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि माउंटेन रीजन कैसे फॉर्म हुई, रिवर कैसे फॉर्म हुई। ओके, उससे आपको इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आइडिया लगेगा। उसके बाद आपको पता लगेगा कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो रिवर जो साइड है, रिवर वैलीज में ही क्यों है। ओके, या फिर उधर ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों हैं। तो उस तरीके से आपको चीज़ें समझनी होंगी कनेक्ट करके। फिर सोसाइटी, तो सोसाइटी में अभी आप इंडिया के जो सोशल सोसाइटी का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, उसको समझना ज़रूरी रहेगा। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो सोसाइटी पार्ट है, सोसाइटी में हम क्या पढ़ेंगे अबाउट जो आपके रिलीजन है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट एथनिसिटी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन का पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी वुमेन का पोजीशन या फिर कास्ट सिस्टम कैसे आया, उसको हम सिर्फ सोसाइटी से नहीं जान पाएंगे। उसको जानने के लिए हमें एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना होगा और सोसाइटी से लिंक करना होगा कि जो कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, एंशियंट समय से ही है, और मेडिएवल समय में भी ये कंटिन्यू थी, और आज के समय में भी आप कास्ट सिस्टम देख सकते हैं सोसाइटी में। ओके,
तो इसीलिए क्या है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो सोसाइटी से इसको कनेक्ट करना होगा। तो पहला जब आप रीडिंग करेंगे तो पहले तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है जितने सब्जेक्ट है, उसके बाद एक दूसरे को फिर जब रिवाइज करेंगे तब आपको लिंक करके देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तभी आप क्या है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। ओके, तो सोसाइटी को क्या करना होगा जब आप पढ़ेंगे, तो एंशियंट इंडियंस हिस्ट्री में वुमेन का क्या पोजीशन था, कास्ट सिस्टम कैसे थे, आज के समय पे कितने चेंजेस आप देखने को आपको मिल रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें कनेक्ट करके देखनी होंगी। तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, पेपर नंबर 3 होगा 1, 2, 3, लेकिन जीएस पेपर जीएस 1 के बाद ये होगा जीएस 2। तो इसमें आपको ओवरऑल जो पॉलिटी है वो पढ़ना होगा, पॉलिटी, उसके बाद गवर्नेंस, उसके बाद आईआर। तो पॉलिटी में हम अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, क्या प्रोविज़न है, कैसे हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपका सेटअप हुआ, और जो आप अभी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके, तो उसमें आप जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उसी समय से कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ टिल 1947, जब तक हमें आज़ादी मिली। तो वही सभी चीज़ें आप हिस्ट्री से भी सीखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे पॉलिटी के साथ। एंशियन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कैसे पॉलिटिकल सिस्टम थे, महाजनपदास क्या थी, ओके, वो जानेंगे आप। फिर आप मेडिएवल टाइम में आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो कैसी थी। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप जो ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिटिकल सिस्टम को बोरो किया फ्रॉम इंग्लैंड, वो कैसा था। तो वो सभी चीज़ें आप जानेंगे तभी पॉलिटी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और इसी के साथ आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में भी समझ पाएंगे। ओके, फिर गवर्नेंस में आप जो गवर्नमेंट है, ओके, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन है वो कैसे आपका एक्ट कर रही है, ओके, कैसे पॉलिसीज़ फ्रेम कर रही है, कैसे पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर रही है, फिर कैसे पॉलिसी को रीडिज़ाइन कर रही है, उससे आपके गवर्नेंस सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे जो भी चैलेंजेस है, करप्शन का चैलेंजेस हो तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम गवर्नेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी ई गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आईआर में क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडिया का डिफरेंट नेशन के साथ रिलेशन कैसा है, सोशल रिलेशन हो या फिर आपका इकोनॉमिक रिलेशन हो, कल्चरल रिलेशन हो, तो डिफरेंट फील्ड में हम रिलेशन देखेंगे, इंक्लूडिंग डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें, इस पेपर में, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या है, आईआर भी ऐसा नहीं है कि आपको आईआर में ये जब पढ़ेंगे तो तभी आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एंशियन जो इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था उससे कनेक्शन था, चाइनीज़ सिविलाइजेशन से कनेक्शन था। तो तब आप एंशियन इंडियन हिस्ट्री से भी आईआर समझ सकते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट हो गया आपका पेपर 4, लेकिन जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, इन सभी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी रहता है। और ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत एस्पिरेंट्स डरते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहेगा उसको बस समझना रहेगा, और बाकी जो इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन आज के समय पे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना डिज़ायर्ड है उतना क्यों नहीं हुआ है, उसको कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई है, तो ऐसे जनरल नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट आपको एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन आप देख रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर राइजिंग सी लेवल हो, तो ये सभी चीज़ों को हमें एनवायरनमेंट में कवर करना होता है, ताकि आप जो पोटेंशियल सिविल सर्वेंट आपके अंदर है वो अगर इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो इन फ्यूचर कैसे पॉलिसी मेकिंग करेगा, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे समझेगा। तो इसीलिए क्या करना है, एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी रहता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप बेटर पॉलिसी फ्रेम कर सके, इन फ्यूचर जब सिविल सर्वेंट बने बेटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके, रीडिज़ाइन कर सके।
ओके। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एकदम आपको स्क्रैच से इसमें नहीं समझना होता है। इसमें इन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट देखी गई है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में, फिर गवर्नेंस में, ओके, फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उसका कैसे प्रिजर्वेशन किया जा सकता है बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये लिंक करके समझना होता है। इसी के साथ जो आपके अभी ये जो नए टेक्नोलॉजी का राइज हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी रहती है। ओके। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको हमें समझना ज़रूरी रहता है। फॉर एग्जांपल फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, अवलांचेस हो गया, ओके। फिर आपके पेंडेमिक हो गए, जैसे कोरोना जैसे पेंडेमिक। तो इन सभी चीज़ों को हमें इसमें समझना ज़रूरी रहता है कि कल इन फ्यूचर आप अगर सिविल सर्वेंट बने तो आप डिज़ास्टर के रिगार्डिंग पॉलिसी बना सके, डिज़ास्टर को आप टेकल कर सके। तो उसी लिहाज से क्या है, हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट समझना ज़रूरी रहता है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। फिर सिक्योरिटी में हमें अपने देश का आंतरिक जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको समझना ज़रूरी होता है, और हमारा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको समझना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो बॉर्डर के बाहर, और इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर के अंदर। तो जो भी आपके देश के अंदर जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वो चाहे आपके जम्मू कश्मीर में हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, या फिर आपके जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसमें हो, तो इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी आपके डिफरेंट अदर जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, तो इन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। ये हो गया आपका जीएस पेपर 3। देन जीएस पेपर आपका 4, और पेपर हिसाब से 5। ओके। तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो ये एक आपका इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको अभी ये सब्जेक्ट इंक्लूड कब किया गया, 2013 में, क्योंकि जो आपके सिविल सर्वेंट का जो एथिकल एप्टीट्यूड है उसको डेवलप किया जा सके, उसी के लिए ये पेपर को इंक्लूड किया गया है। तो जो भी आप देखते हैं ना, करप्शन, फिर आपका रेड टेपिज्म, इलिटिज्म, तो इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए ये इस पेपर का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो ये पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ओके, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड क्या है, ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट, यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर 5, टोटल 5 पेपर है, यहाँ तक यूपीएससी और एपीएससी में सेम है। ओके। तो इसीलिए क्या है, कोई एस्पिरेंट अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो एपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, और अगर एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे सकता है। इसके बाद आ गया आपका पेपर नंबर 6। तो ये आपका जीएस पेपर 5 है। ये आसाम स्पेसिफिक है, जो सिर्फ एपीएससी में पूछा जाता है। तो जो अदर स्टेट पीसीएस है उसमें भी स्टेट स्पेसिफिक पेपर होता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है। तो अभी जो एपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी एस्पिरेंट, तो उनके लिए क्या होता है, आसाम का जो हिस्ट्री है, ओके, एंशियन हो, मेडिएवल हो, मॉडर्न हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, उनको समझना ज़रूरी होता है। फिर आसाम का ज्योग्राफी, आसाम का इकोनॉमी, आसाम का पॉलिटी, आसाम का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आसाम का सिक्योरिटी, आसाम के अंदर क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों को कवर करना होता है। तो अभी ये पेपर क्या है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। कैसे कि आप अब जब इंडियन एंशियन हिस्ट्री देखेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री देखेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आपको क्या करना है, अभी आप फॉर एग्जांपल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या फिर आपके डिफरेंट जो डेवलपमेंट थी एंशियन इंडियन हिस्ट्री में, तो उसका जो भी डेवलपमेंट है, क्या उसका लिंक आपके स्टेट से है, तो आसाम से लिंक है क्या, वो देखना ज़रूरी होता है। अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी होता है बिहार से कोई लिंक है क्या, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना होता है जो स्टेट स्पेसिफिक पेपर होता है। फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप देखें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, तो अभी इसमें हम फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं,
तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको जो डिफरेंट जो पर्सनालिटी है, जो स्टेट में आपके डिफरेंट रोल प्ले कर चुकी है, तो उनके बारे में देखना ज़रूरी होता है। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, एक रीजनल पर्सपेक्टिव से इस पेपर को प्रिपेयर करना होता है। तो अभी आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उससे आपको असम ज्योग्राफी भी बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। बस स्टेट स्पेसिफिक थोड़ी चीज़ें कवर करनी होंगी। आप जब इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो उसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर देखेंगे, तो वही सेक्टर्स आपको अपने स्टेट में देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर असम पॉलिटी जब देखेंगे, तो अभी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आसाम के बारे में हो या फिर पूरे देश के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो उस हिसाब से देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने ये सभी चीज़ें इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ें। तो आसाम में क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आसाम के अंदर, उसको देखना ज़रूरी रहेगा। अगर बिहार बीपीएससी आप दे रहे हैं बिहार में, तो आपको बिहार का इंटरनल सिक्योरिटी देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर साइंस एंड टेक में स्टेट स्पेसिफिक कोई आपका इनिशिएटिव लिया गया है क्या, साइंस एंड टेक में कोई डेवलपमेंट हुई है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो गुवाहाटी में आईआईटी है, तो गुवाहाटी आईआईटी आपका कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है क्या हाल ही में, तो वो अगर पेपर में है तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि आपको वो चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। ओके, तो उस हिसाब से चीज़ों को आपको कवर करना होता है। तो इसमें मैंने पूरा सिलेबस आपको बताने की कोशिश की। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक 5 पेपर हुए जो एपीएससी और यूपीएससी में सेम है। और ध्यान रखिएगा, आप अदर स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये तो फाउंडेशनल लर्निंग है। ओके, फिर स्टेट स्पेसिफिक पेपर जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा सेपरेट से, जो आपके यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। ओके, बाकी यूपीएससी में और आपके 2 इम्पॉर्टेंट पेपर होते हैं। तो टोटल 7 पेपर बताए थे, तो यहाँ तक 5 हो गया। तो बाकी और 2 पेपर कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका पीएसआईआर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ओके, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो वैसे सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में किसी का स्पेशलाइजेशन है किसी सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर बाद में लगता है कि अलग सब्जेक्ट लेना है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। और उसका कितना पेपर रहेगा, 2 पेपर 250 मार्क का, टोटल 500 नंबर। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि इधर 2 पेपर और यहाँ पे आपके 5 पेपर, टोटल 7 पेपर यूपीएससी के लिए, और एपीएससी के लिए टोटल 6 पेपर। इसके अलावा भी यूपीएससी में एडिशनली 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जो 300 मार्क का होता है, और उसमें आपको 75 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी इसमें क्या है, आप अगर पास्ट के पेपर देखेंगे जो भी यूपीएससी में पूछे गए हैं लैंग्वेज पेपर में, तो उस हिसाब से आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें मेरिट काउंट नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ध्यान रखिएगा, ये अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो बाकी जो 7 पेपर है यूपीएससी में वो चेक नहीं होंगी और आपका मेंस रुक जाएगा। ओके, तो अभी ये जो हमने पूरा सिलेबस देखा, तो इससे अभी हमें क्या पता लगा कि इतना सारा अगर हम पढ़ लेंगे सिलेबस का, तो इससे क्या है, आपके डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन क्रैक करने में भी हमें आसानी हो जाएंगी। वो चाहे आपका एसएससी का हो, आरआरबी का हो, आईबीपीएस का हो, या फिर डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। खाली ध्यान रखना होगा कि जो अदर डिफरेंट एग्ज़ाम है अदर देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें बस आप एक बार सिलेबस और क्वेश्चन पेपर जो होता है पास्ट का, उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको एटलीस्ट पैटर्न समझ में आ जाए। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न और डिफरेंट अदर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है। मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और डिफरेंट अदर सेंट्रल एंड स्टेट एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन नॉलेज तो सेम ही रहेगा। ओके, इसीलिए आप इतना सारा नॉलेज जब लेंगे, तो अदर आप एग्ज़ाम को भी अपियर कर पाएंगे और डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। बस आपका जो स्ट्रैटेजी है वो सही होना चाहिए। तो अभी इतना कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहता है कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कि हमें अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने इसमें आपके 3 स्टेजेस में इसको बांटा है। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा।
पहले हमने समझा कि हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था। नेक्स्ट हमने जो भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं उसको देखा कि कैसे किस तरह के डाउट है। उसके बाद हमने देखा कि जो एग्ज़ाम है उसका डिफरेंट स्टेजेस क्या है और हम क्या गलती करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, हमें जो प्रिपरेशन है मेंस के हिसाब से रखना चाहिए। नेक्स्ट हमने आपका प्री और मेंस का बारे में देखा कि कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू में कितना मार्क्स होता है। नेक्स्ट हमने देखा पूरा सिलेबस। ओके, पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक फॉर यूपीएससी और पेपर 6 फॉर एपीएससी, इंक्लूडिंग दिस 5 पेपर। ओके, देन यूपीएससी के लिए मैंने बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको लेना होगा, 2 पेपर रहेंगे, टोटल 500 मार्क्स होगा। ओके, और क्वालिफाइंग पेपर भी कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। एक आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करना होगा, एक आप इंग्लिश ले सकते हैं और एक आप अदर जो आपके हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसमें से कोई एक पेपर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये स्टेज में कि कैसे अभी प्रिपरेशन करना है। तो स्टेज 1 में हमें सबसे ज़रूरी क्या है, सिलेबस समझने के बाद रीडिंग मटेरियल को हमें कलेक्ट करना होगा। तो अभी कहाँ से हमें रीडिंग मटेरियल मिलेगा? तो एनसीईआरटी और अदर स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड बुक कौन से लेने हैं, इसके लिए आप जो टॉपर सजेस्ट करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपका राजीव अहिर सर का स्पेक्ट्रम हो गया। ओके, तो वो चीज़ें आप वो किताबें आप ले सकते हैं। तो वो हो गया आपके स्टैंडर्ड बुक, जिसको आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ सकते हैं। अगर इसको नहीं पढ़े तो आप कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल होता है, बस ध्यान रखिएगा कि जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल है वो हॉलिस्टिक हो। ओके, सिलेबस ओरिएंटेड हो, सभी चीज़ें उसमें समेटी रहें। तो कोचिंग स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स आप पढ़ सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं बस एक ही सोर्स पे रिलाई कीजिएगा। एक सब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट बुक ले लेंगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको स्टिक रहना है टू वन सोर्स ओनली। ओके, नेक्स्ट आपका आपने जो भी रीडिंग मटेरियल लिया है उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको थरोली पढ़ना है और ध्यान रखना है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, उससे बाहर ना जाएं। स्टेज 2 में आपका क्या होगा, जब आपका पूरा पेपर, जितने भी पेपर है सबके आपके एवरी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया थरली, उसके बाद आपको रिवाइज करते रहना है और लिंकिंग करते रहना है। जीएस पेपर 1 2 3 4 ये सभी को लिंक करते रहना है। फिर बिफोर एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया तो आपने जितना भी रिवाइज किया था उन चीज़ों को अभी आपको टेस्ट करना है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी का पेपर देखिए, और अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस यूपीएससी का पेपर भी आप देख लीजिए प्रीलिम्स के लिए। फिर प्री जब आप दे के आ जाते हैं आपको पता चल जाता है कि क्लियर होने वाला है, तो आप क्या करिएगा, मेंस के लिए अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके ट्रेंड के हिसाब से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और आपको प्री और मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो पैटर्न समझने में बहुत मदद करेगा। ध्यान रखिएगा, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। उससे आपको बहुत ही बारीकी से जो पैटर्न है वो समझ में आता है और आप आइडिया कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा ये सबसे ज़रूरी है कि पैरेलली आप जब ये स्टेज 1 में जब रीडिंग मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पैरेलली आपको जो डेली न्यूज़पेपर है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसके साथ आप न्यूज़पेपर में जो भी अपडेट्स है उसको कवर करते जाए। और ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़पेपर है ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, ओके, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फिर आपके साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ओके, फिर आपका जीएस पेपर फॉर एथिक्स, तो उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना उसी का क्या है, न्यूज़पेपर में आप कोई ना कोई टॉपिक देखेंगे। तो ये न्यूज़पेपर क्या है, एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। जो आपने फाउंडेशनल लर्निंग लिया था उसी में कुछ ना कुछ अपडेट न्यूज़पेपर में आपको मिलते रहेगा। तो उसको क्या करना है, पैरेलली कवर करते रहना है आपके फाउंडेशनल लर्निंग के साथ। ओके, तो इसी के साथ जो अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का टॉपिक है मैंने
पूरा कवर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी है कि हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है, तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी है, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, जिसमें हम आपको लगभग 1 साल में जो भी जीएस के पेपर है सभी पेपर्स को कवर करेंगे विथ मॉक टेस्ट फॉर प्री एंड मेंस, और उसी के साथ आंसर राइटिंग भी कराई जाएंगी फॉर ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग। और 1-on-1 मेंटरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको भी कैटर किए जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। और जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी की द्वारा कराई जाएंगी, और क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। और इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, तो ऑफलाइन स्टूडेंट लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप राइट गाइडेंस लीजिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।